हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं और मैं अभी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपने कंप्लीट जो मेरे चार धाम की यात्रा जो मैंने अभी कुछ ही समय पहले कंप्लीट किया है। लगभग एक वीक से ऊपर का समय हो गया मुझे चार धाम की यात्रा कंप्लीट किए हुए। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो चार धाम की आप लोगों से शेयर करूं। मैंने कोई सा भी ब्लॉग डाला नहीं है चार धाम का, तो मैंने उस ब्लॉग में बोला भी है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने कंप्लीट जो आइटनरी डिटेल्स जो होते हैं, कंप्लीट टूर प्लान जो होता है चार धाम यात्रा में, क्या रूट है, क्या बजट है, कैसे जाना है, हर एक चीज़ A to Z। अगर चार धाम की यात्रा आपको जाना है, आप प्लान कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बोला है, जब भी मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड वैसे किया नहीं है चार धाम यात्रा की, तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगने वाला है सारे ब्लॉग्स को एडिट करके अपलोड करने में। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो चार धाम यात्रा पे मेरा था उसे शेयर करूं, ताकि जो लोग भी अभी चार धाम की यात्रा प्लान करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं अब इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और उसके साथ कंप्लीट आइटनरी डिटेल जो होते हैं चार धाम यात्रा के वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं वैसे तो चार धाम की यात्रा में मैंने तो 9 से 10 दिन के लिए प्लान किया था और मुझे उतना ही दिन लगा। वेदर क्लियर था और मैंने बिल्कुल ही सही प्लान किया था, सही आइडिया किया था, और उसी अनुसार मेरे प्लान अनुसार मेरी चार धाम यात्रा हुई। ठीक है, तो चार धाम यात्रा में आपको कम से कम 9 से 10 दिन लग जाएंगे मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वो आपका स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी जल्दी पहुँच रहे हो, और ट्रैफिक रूट कैसा है, वेदर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आपको 9 दिन तो लग ही जाएंगे चार धाम यात्रा में, और मुझे 9 से 10 दिन लगा था। ठीक है, तो चार धाम की यात्रा की अगर बात की जाए तो चार धाम की यात्रा में जो उत्तराखंड की चार दिन यात्रा है उसे छोटी चार धाम की यात्रा कहते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम भी होगा। ठीक है, जिसमें आपको पहले आती है यमुनोत्री धाम, दूसरी आती है गंगोत्री धाम, तीसरे में आता है आपका केदार धाम, और चौथा में आता है बद्री धाम। ठीक है, तो पहले जो आपको जाना होता है वो यमुनोत्री धाम जाना होता है। ठीक है, यमुनोत्री धाम से आप अपनी चार धाम की यात्रा स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो चार धाम जो उत्तराखंड की चार धाम है, जिसे छोटे चार धाम कहते हैं, उसका जो शुरुआत जो होता है वो यमुनोत्री धाम से। तो सबसे पहले आप जो आते हो हरिद्वार, मैक्सिमम लोग जो चार धाम की यात्रा स्टार्ट करते हैं वो पहले स्टार्ट करते हैं हरिद्वार से। बहुत सारे लोग ऋषिकेश और देहरादून भी जाते हैं, लेकिन जो विधिवत जिसे कहते हैं नियम अनुसार, पहले हरिद्वार आकर हर की पौड़ी घाट पर स्नान करना, गंगा आरती अटेंड करना, उसके बाद स्नान करके लोग पहला धाम जो है चार धाम में यमुनोत्री धाम, उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी वैसे ही किया था चार धाम में। पहले मैं हरिद्वार आया, पूरे दिन मैंने हरिद्वार घूमा, हर की पौड़ी में स्नान किया, और फिर एक दिन स्टे करने के बाद हरिद्वार में अगला दिन जो है मैंने चार धाम में से पहला धाम यमुनोत्री धाम के लिए की ओर प्रस्थान किया। तो पहला दिन आप हरिद्वार आओ, फर्स्ट दिन आप हरिद्वार में आपको स्टे करना है, पूरे दिन आपको घूमना है हरिद्वार में, जो भी मंदिर है, जो भी घाट है, गंगा घाट है, वहाँ घूमिए। ठीक है, मैंने तो मनसा देवी और जो हम वहाँ पे जो मनसा देवी और चंडी देवी की माता के मंदिर गया था मैं। फिर हर की पौड़ी में मैंने स्नान किया, और शाम में आरती में भी मैं अटेंड किया था मैंने। ठीक है, तो पूरा दिन उसमें निकल जाएगा आपका घूमने में। हरिद्वार एक दिन काफ़ी है हरिद्वार घूमने के लिए। तो अगला दिन उठते ही मॉर्निंग में आपको यमुनोत्री के लिए जाना होगा। यमुनोत्री धाम के लिए आपको सबसे पहले जाकर हरिद्वार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आसपास ही है, तो आपको वहाँ से ही आपको यमुनोत्री का बस मिल जाएगा। डायरेक्ट यमुनोत्री की कोई बस नहीं जाती है। ठीक है, आप अगर चाह रहे हो कि आप डायरेक्ट यमुनोत्री पहुँच जाओ तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, खुद की आपकी गाड़ी है, खुद की प्राइवेट व्हीकल है, तो आप वहाँ जा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पे डिपेंडेंट हो तो आपको डायरेक्ट यमुनोत्री की बस नहीं मिलेगी। आपको यमुनोत्री जो है पहले आपको बरकोट जाना होगा। ठीक है, यमुनोत्री धाम जाने से पहले आपको पहले बरकोट पहुंचना होगा। ठीक है, जब हरिद्वार बस स्टैंड से आप प्राइवेट बस जो है वहाँ पे लगती है बस स्टैंड के बाहर में। ठीक है, रेलवे स्टेशन से बाहर और बस स्टैंड से बाहर नहीं, वहाँ पे बस खुलती है। सुबह 4-5 बजे से ही बस मिलना शुरू हो जाती है। तो मुझे 5 बजे ही बस मिल गई थी, वो लगभग 6 बजे खुला था। ठीक है, बरकोट के लिए। तो बरकोट एक स्थान है जो कि उत्तरकाशी जिले में ही पड़ता है। ठीक है, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम जो पहले दो धाम जो है ना, वो दोनों उत्तरकाशी जिले में ही आते हैं। ठीक है,
तो पहले तो आपको यमुनोत्री जाना है तो आपको बरकोट पहुंचना होगा, ठीक है। तो बरकोट आप पहुंचोगे कैसे, आपने हरिद्वार बस स्टैंड से बस लिया, ठीक है। सुबह सुबह वो 6 बजे बस खुल जाती है, ठीक है। और बरकोट पहुंचने में भी आपको 5-6 घंटा लगेगा, दूर डिस्टेंस है, ठीक है। उत्तरकाशी में है, दूर है, ठीक है। और मैं तो सुबह 6 बजे निकल गया, ठीक है। और बरकोट पहुंचना है। फिर बरकोट से भी पहले आपको वहाँ पे एक जगह पड़ता है धाराशिव, जो कि उत्तरकाशी में ही पड़ता है। उत्तरकाशी जिले में ही दोनों धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री। तो बरकोट से पहले आपको धाराशिव है। बहुत सारी बस आपको धाराशिव में ही ड्रॉप कर देगी। कुछ बस तो आपको बरकोट भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम बस जो है वो धाराशिव एक उत्तरकाशी में जगह है जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम के रास्ते बटे हुए हैं। अगर धाराशिव से सीधे की ओर चले जाएंगे हम तो गंगोत्री धाम के लिए वापस चला जाएगा, ठीक है। अगर धाराशिव से लेफ्ट की ओर एक रास्ता गया है जो कि बरकोट के लिए गया हुआ है, तो वो यमुनोत्री धाम के लिए, ठीक है। तो धाराशिव में बहुत सारी बस रुक जाती हैं और वहाँ से आपको बस चेंज करना होगा। धाराशिव एक जगह है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो क्योंकि मेरी बस डायरेक्ट बरकोट नहीं गई थी, मुझे धाराशिव में उतरना पड़ा, ठीक है। और धाराशिव से फिर मुझे नई बस चेंज करके बरकोट जाना पड़ा, ठीक है। धाराशिव पहुँचने में 5 मिनट आपको लग जाएगा, ठीक है। और धाराशिव से बरकोट भी लगभग 50-60 किलोमीटर है, तो उसमें भी आपको 3-4 घंटा लगेगा, क्योंकि वो भी रास्ते उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। पूरे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, रास्ता भर आपको लैंडस्लाइड। अगर मेरे जिस मौसम में मैं गया सितंबर-अक्टूबर में, तो क्योंकि मौसम खुला हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, वेदर बिल्कुल क्लियर था, तो कोई लैंडस्लाइड का खतरा नहीं था मुझे। तो मुझे जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला उसमें ही मुझे पहुंचने में टाइम लगा। कोई लैंडस्लाइड या वेदर के कारण से मुझे कोई रुकावट नहीं आई, ठीक है। तो मैं धाराशिव के पहुंचने के बाद मैंने फिर धाराशिव से बरकोट का बस लिया, बरकोट पहुंचा। बरकोट घटना में मुझे 4-5 घंटे लगे। कुल मिला के मुझे हरिद्वार से बरकोट पहुंचते लगभग शाम के 4:30-5 बज चुके थे मुझे, ठीक है। तो पूरा दिन लग जाता है, ठीक है। तो पहला दिन तो आपको हरिद्वार आना है, उस दिन हरिद्वार आप घूमेंगे, ठीक है। फिर हरिद्वार घूमने के बाद अगला दिन मॉर्निंग में ही आपको उठना है, ठीक है। उठकर पहले आप बस लो धाराशिव या बरकोट का, जहाँ की बस आपको मिलती है, क्योंकि पहले आपको यमुनोत्री धाम जाना है, ठीक है। तो बरकोट पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको समय है तो आप आइदर बरकोट या जानकी चट्टी, ठीक है। जानकी चट्टी जगह है जहाँ से यमुनोत्री धाम की 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बरकोट ना रुककर आप जानकी चट्टी ही चले जाओ, ठीक है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर ट्रैक स्टार्ट करना है तो बेटर रहता है कि आप जानकी चट्टी से जाओ। जानकी चट्टी से ही यमुनोत्री धाम की 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की ट्रैक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो जानकी चट्टी में, तो आप अर्ली मॉर्निंग ही ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाया, बरकोट तक ही पहुँचे, तो बरकोट से जानकी चट्टी लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पहुँचने में भी आपको 1.5 घंटा लगेगा, मॉर्निंग में अगर उठ के जाते हो बरकोट से। तो अब डिपेंड करता है कि आपको होटल अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, बरकोट में है कि जानकी चट्टी में है। अगर जानकी चट्टी में अवेलेबिलिटी है होटल की, तो आप वहाँ जाकर स्टे करके अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर दो। नहीं है तो फिर आपको बरकोट में स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग फिर बरकोट से उठ के जानकी चट्टी जाना होगा, जहाँ से आप यमुनोत्री धाम की 6 किलोमीटर की ट्रैक करोगे, ठीक है। मैंने क्या किया था पर्सनली, मैं भी बताऊँ आपको, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही GNBN की मैक्सिमम जगह डॉर्मेट्री होटल्स बुक कर लिए थे, और मुझे ये आइडिया नहीं था कि सितंबर-अक्टूबर में इतना अभी पीक नहीं चल रहा है और आसानी से जानकी चट्टी में भी होटल्स या बरकोट में मिल रहे थे, ऑफलाइन भी मिल रहे थे, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं सेफ थोड़ा रहने के लिए मैंने ऑनलाइन ही GNBN का, गढ़वाल मंडल विकास निगम का, ऑनलाइन ही बरकोट में डॉर्मेट्री होटल्स जो मिला मुझे, मैंने बुक कर लिया था। सितंबर-अक्टूबर वैसे कहा जाता है कि वो ऑफ सीज़न होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम 4 धाम की यात्रा में प्लान करा था, तो मुझे उतना आइडिया हुआ नहीं, इसलिए मुझे ऑनलाइन जहाँ GNBN गढ़वाल मंडल का मिला, डॉर्मेट्रीज और होटल्स जो भी मिला, मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था। तो मैंने पहले ही बरकोट में बुक कर चुका था, इसलिए मुझे बरकोट उस दिन रुकना पड़ गया। और मैं नेक्स्ट दिन सुबह उठकर मैंने जानकी चट्टी पहुँच कर मैंने ट्रैक स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो एक बार आपको जानकी चट्टी में भी ट्राई, क्योंकि जानकी चट्टी में भी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टेइंग ऑप्शन खुल चुके हैं, काफ़ी होटल, डॉर्मेट्रीज, छोटे-छोटे गेस्ट हाउस, GNBN का भी गेस्ट हाउस वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आपको ट्राई करना चाहिए, मिल जाएगा आपको वहाँ पे भी, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहता है कि आप जानकी चट्टी चले जाओ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठकर आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो और फिर दोपहर तक आराम से ट्रैक करके दर्शन करके आप लौट सकते हो, ठीक है। और क्योंकि मुझे तो
एक दिन वर्कआउट में रुकना पड़ गया, फिर अगला दिन मैं जानकी चट्टी गया और मैंने वहाँ से आके फिर 5-6 किलोमीटर का ट्रैक करके फिर मैं अभी दोपहर तक आराम से लौट गया था। मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, उतना रश नहीं था यमुनोत्री धाम में। सितंबर 25-26 तारीख को मैंने अपने 4 धाम स्टार्ट किया था और मैंने 2 दिन में 2 धाम कर लिए थे, क्योंकि मुझे उत्तरकाशी ज़िले में जो दोनों धाम पड़ते हैं ना, गंगोत्री यमुनोत्री, इस रूट पे रश है लेकिन उतना भीड़ भड़ाका नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कोई भयंकर ट्रैफिक जाम भी नहीं हो रहा था। आसानी से दोनों धाम 2 दिन में हो गए थे। आने जाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। 180, 190, 200 किलोमीटर दूर है सारे, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन यमुनोत्री गंगोत्री धाम करने में मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, ठीक है। तो पहला दिन आप हरिद्वार से पहुँचे बरकोट जानकी चट्टी, उस दिन आप वहाँ पे स्टे किए। फिर अगला दिन आपने यमुनोत्री धाम की ट्रैक किया, फिर लौट के आए। अब यमुनोत्री धाम ट्रैक करके लौट के आए, धाम दर्शन करके आए, तो फिर आप थक जाते हो। 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, दूसरा दिन आपका चल रहा है, तो आप ऑब्वियस है कि आप आराम करोगे। तो आप जानकी चट्टी या फिर बरकोट आकर किसी भी होटल में आपका जो रूम जहाँ बुक है वहाँ आप आकर आराम करो, रेस्ट करो। अगर आप चाहें तो आप नहीं थके हैं उतना, तो आप सेम दिन ही यमुनोत्री धाम करके लौट कर उत्तरकाशी जा सकते हो। अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट, आपका अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है और आप नहीं इतने थके हो, तो सेम दिन भी आप जाकर उत्तरकाशी चले जा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग तो थक ही जाते हैं, तो वो सेम दिन कोई उत्तरकाशी गंगोत्री धाम पे नहीं जाता है। मैं भी नहीं गया था, क्योंकि मुझे आने में ही, लौटने में ही मुझे यमुनोत्री धाम से मुझे लौटने में बरकोट 4 बज चुका था, तो मुझे कोई उसका मतलब नहीं था लौट के उत्तरकाशी जाने का। तो मैं यमुनोत्री धाम से लौट कर बरकोट जब आया था, तो अपने GMVN के गेस्ट हाउस जो डॉर्मेट्री मैंने बुक किया था, मैं यहीं पर रह के डॉर्मेट्री, क्या पहले दिन मैंने रूम बुक किया था, अगले दिन मैंने डॉर्मेट्री ले लिया था। तो मैं वहाँ आकर मैंने रेस्ट किया, 4 बज चुका था, और फिर अगला दिन सुबह 6 बजे उठ के मैं गंगोत्री धाम मतलब उत्तरकाशी के लिए मैं प्रस्थान किया था, ठीक है। तो पहला दिन आपका हो गया हरिद्वार से यमुनोत्री, फिर दूसरा दिन आपने यमुनोत्री धाम का दर्शन किए, फिर दूसरे दिन आप लौट कर बरकोट आए, बरकोट में स्टे किया आपने, जो मैंने जैसे ही किया है। आप चाहें तो यमुनोत्री में अगर आप नहीं थकते हो तो आप लौट कर, अगर आपके पास खुद का ट्रांसपोर्ट है तो ये पॉसिबल है कि आप आराम से गंगोत्री धाम के लिए उत्तरकाशी तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। वहाँ पहुंच सकते हो और फिर वहाँ रुक कर फिर अगला दिन आप गंगोत्री धाम जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट था नहीं, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट था। तो मुझे टाइमली टैक्सी या बस मिलने का टाइमिंग फिक्स होता है, और टैक्सी भी जो होती है ना, जब तक पूरी फुल नहीं होगी वो लोग चलाते नहीं हैं। तो मुझे कम्प्लीटली डिपेंडेंट था मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बस पे, और वहाँ जो शेयरिंग टैक्सी चलती है, ठीक है। इस कारण से मुझे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा मुझे परेशानी हुई, और थोड़ा देर भी होता है, पर खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो जानकी चट्टी से लौट कर बरकोट आने में से मैंने आपको बताया कि मुझे शाम हो गया था, ठीक है। और उसके बाद मैं वहाँ पे उस दिन शाम को मैंने स्टे किया, दूसरा दिन, ठीक है। अगला दिन फिर मैं बरकोट से मैंने बस ली उत्तरकाशी के लिए। फिर वो जैसे आप आए थे ना यमुनोत्री धाम के लिए धाराशिव से बरकोट तक, फिर बरकोट जानकी चट्टी, फिर वैसे ही आपको जानकी चट्टी से लौटना होगा बरकोट, फिर बरकोट से फिर आपको वापस लौटना होगा धाराशिव, जहाँ से हमने बस चेंज की थी बरकोट के लिए, ठीक है। एक जगह है, एक पॉइंट है जहाँ पे बस रुकती है, और वहाँ से 2 रास्ते गए हैं यमुनोत्री गंगोत्री के लिए, ठीक है। तो धाराशिव में आया, ठीक है। मुझे धाराशिव में फिर बस चेंज नहीं करनी पड़ी, धाराशिव से फिर उत्तरकाशी के लिए मैं उसी बस से डायरेक्ट चला गया उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी ज़िले में ही दोनों धाम हैं, यमुनोत्री गंगोत्री, ठीक है। उत्तरकाशी जिला भी है और उत्तरकाशी जगह का भी नाम है, ठीक है। अब मैं जब दूसरे दिन अपने 4 धाम की यात्रा में उत्तरकाशी की ओर जा रहा था, तो वही धाराशिव होते ही मैं लौट रहा था, ठीक है। तो उत्तरकाशी में एक जगह है ज्ञानशू, ठीक है। वो उत्तरकाशी ज़िले में ही पड़ता है। उत्तरकाशी मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी जिला भी है और जगह भी है, ठीक है। तो उत्तरकाशी ज़िले में एक जगह पड़ता है ज्ञानशू, जो धाराशिव से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे पहले से ही अपना एक होटल बुक किया हुआ था, ठीक है। तो दोपहर तक मैं वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। शायद मेरे से ये गलती हुई कि मैंने ज्ञानशू में होटल बुक कर लिया, क्योंकि वहाँ होटल बुक करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ से डायरेक्ट गंगोत्री धाम जा सकता था। क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था, मुझे उतना आइडिया था नहीं। तो मैं वहाँ पे जो मैंने होटल बुक किया था, पहले मैं वहाँ दोपहर तक पहुँच गया दूसरे दिन अपने, ठीक है। तो मैंने चेक इन किया, मैं फ्रेश हुआ और मैं तुरंत ही, क्योंकि वहाँ से 90 किलोमीटर
ज्ञानशु नाम की जो जगह है उत्तरकाशी में, वहाँ से 90 किलोमीटर ही है गंगोत्री धाम। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसी दिन गंगोत्री जा सकते हो यमुनोत्री से लौट कर। ठीक है, तो जब यमुनोत्री से लौट कर मैंने ज्ञानशु नाम की जगह जहाँ मैंने होटल बुक किया था, मैं वहाँ पर 12 बजे 11:30 बजे पहुँच गया था। ठीक है, दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तुरंत होटल में चेक इन किया, सामान रखा और वहाँ से 90 ही किलोमीटर दूर था गंगोत्री धाम। तो मैं सोचा कि मुझे आज ही गंगोत्री पहुँचना है, क्योंकि फिर रुकने का कोई मतलब नहीं, मेरे पास पूरा दिन का समय है। मैं तुरंत वहाँ से होटल में चेक इन करके अपना सामान रख के दूसरे दिन, ठीक है, तुरंत भागा टैक्सी स्टैंड और मुझे वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिल गई लगभग 12:30-1 बजे तक। ठीक है, और वहाँ से 90 किलोमीटर था गंगोत्री। तो मुझे वहाँ गंगोत्री पहुँचते हर्षिल वैली होते हुए आप गंगोत्री पहुँचते हो। हर्षिल वैली बहुत ही सुंदर वैली है, बहुत ही सुंदर है। आपको वहाँ पे बहुत सुंदर एप्पल ऑर्चिड दिखेंगे। रास्ते में अगर आप जाओगे तब खुद ही देखने को मिल जाएगा। बहुत सुंदर जगह है हर्षिल वैली। ठीक है, तो हर्षिल वैली होते हुए मैं पहुँच गया लगभग शाम में 4:30-5 बजे गंगोत्री धाम। क्योंकि गंगोत्री धाम पहुँचते दूसरे दिन में आपको लेट हो जाएगी ही, पहुँचने में लेट हो जाए, क्योंकि जाने में टाइम लगता है, ट्रैफिक भी रहता है, तो आपको थोड़ा तो समय लगेगा ही। ठीक है, तो उस दिन अच्छा रहता है अगर आपको शाम हो गई तो आप वहाँ स्टे करो और वहाँ शाम में स्टे करके आराम से गंगा की आरती देखो, आराम से गंगोत्री धाम गंगा माँ के दर्शन करो और फिर अगला दिन वहाँ से लौटने की कोशिश करो। हमें तो शाम हो चुका था, मैंने तो खुद ही होटल वहाँ पे भी गंगोत्री में भी मुझे एक रूम लेना पड़ गया। मैं वहाँ पर रुका। शाम में रात की जो 6 बजे आरती होती है गंगा माँ की, वो भी बड़े अच्छे दर्शन किए हमने। आरती देखी, आरती अटेंड किया। फिर गंगा माँ के भी बड़े अच्छे दर्शन हुए, गंगोत्री माता के अच्छे से हुए। गंगोत्री यमुनोत्री में बेसिकली सितंबर 27-28 को मैंने से दर्शन किया है। उतना भीड़ नहीं था, खाली था, आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उस दिन मेरे दूसरा दिन मैं गंगोत्री में ही रुक गया। फिर रात में जो मैं दर्शन किए अच्छे से, पूजा पाठ किया, आरती अटेंड की। फिर रात में हम लोग वहीं पे स्टे कर गए। अगला दिन मैंने सुबह जब उठा, मतलब तीसरा दिन मेरा, पहला दिन यमुनोत्री, दूसरा दिन गंगोत्री, फिर तीसरा दिन गंगोत्री में अर्ली मॉर्निंग हम उठे। हम लोग, मेरे साथ एक और भैया थे जो मेरे साथ रूम शेयर करते, वो देहरादून के ही थे, तो हम लोग साथ में थे। तो गंगोत्री धाम में बगल में आपको मंदिर से साइड से एक रास्ता जाता है, जो जाता है रास्ता आपको सूर्यकुंड, फिर वो पांडु गुफा भी जाता है। तो हम लोग वहाँ पर भी गए थे। आप अभी वो मैं ब्लॉग डालूंगा तो आप सबको देखोगे कि मैं कहाँ गया था। अच्छी जगह है, आपको भी जाना चाहिए। जब भी अगर आप जाते हो गंगोत्री यमुनोत्री ना, तो गंगोत्री धाम मंदिर से पहले एक राइट साइड एक रास्ता गया है, पुल से क्रॉस करते हुए सूर्यकुंड है और सूर्यकुंड से आगे पांडु गुफा है। उसका 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, उधर भी आपको जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो हम लोग सुबह उठते ही वहाँ पे गए थे, वो ट्रैक किया। फिर कुल मिला के हम जब लौटने लगे गंगोत्री धाम से तीसरे दिन, तो हमें लगभग 11:30 तक ही कोई टैक्सी मिली, जो क्योंकि टैक्सी वाले भी पूरा फुल करते हैं तभी खोलते हैं। तो काफ़ी देर हो गया ना, 11:30 टैक्सी खुली। फिर हमें वापस उत्तरकाशी, जहाँ से हमने टैक्सी लेकर हम गंगोत्री गए थे, वहाँ पहुँचते 2:30-3 बज गया था। तो मैं जैसे ही मैं पहुंचा, उसके बाद मैंने जल्दी से जाके अपने होटल में ज्ञानशु, जहाँ मैंने होटल बुक किया था, मेरा सामान वहाँ भी पड़ा हुआ था, तो यूजलेस था वो, कि सिर्फ पूरे दिन मेरा वहाँ पे सामान था। और मैंने चेकिंग किया, 1 घंटा भी मैं वहाँ बैठा नहीं, मैंने चेकिंग किया, फ्रेश किया और तुरंत भाग कर मैं गंगोत्री की तरफ चला गया। तो मैं तुरंत चेकआउट किया, वहाँ से अपना सामान लिया। फिर टैक्सी स्टैंड आया, मुझे टैक्सी मिल नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अब 2 धाम तो मेरा हो चुका था और मेरा तीसरा दिन था और मुझे जाना था केदारनाथ के लिए। ठीक है, अब आपको उत्तरकाशी ज़िले से केदारनाथ जाने के लिए आपको रुद्रप्रयाग ज़िले में जाना होगा। उत्तरकाशी में तो आपका गंगोत्री यमुनोत्री धाम है, लेकिन आपका केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग ज़िले में है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग जाने का जो रूट है वही, जैसे हम लोग लौट कर जैसे हम लोग हरिद्वार से जो मैं आया था बरकोट तक, ठीक है, टिहरी होते हुए, टिहरी पड़ता है हरिद्वार से, जब बरकोट आप आते हो तो टिहरी पड़ता है, उससे पहले पड़ता है चंबा टिहरी होते हुए हम लोग बरकोट आए थे। फिर आपको वैसे ही उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग जाने के लिए वही रूट से हमें लौटना पड़ा। टिहरी चंबा होते हुए हम रुद्रप्रयाग से पहले हम एक जगह है श्रीनगर, ठीक है, वहाँ रुकना होता है। ठीक है, वहाँ पहुँचना होता है। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल से मुझे तीसरा दिन, कुछ लोग थे मेरे साथ
मुंबई के थे, मुंबई नहीं वो महाराष्ट्र के थे, अमरावती ज़िले के। वो लोग 4-5 लोग के ग्रुप थे, तो उनके साथ मैंने टैक्सी फिर कंबाइन बुक किया शेयरिंग में, ठीक है। और लगभग 4-5 बजे तक हम लोग उत्तरकाशी ज़िले से, उत्तरकाशी के टैक्सी स्टैंड से श्रीनगर के लिए हमने शेयरिंग टैक्सी ली। और श्रीनगर पहुँचते पहुँचते लगभग हमें 12 बज चुका था, रात हो चुकी थी। लेकिन रात में 12 बजे भी श्रीनगर पूरी तरीके से खुला था, बंद नहीं था। हमें आसानी से खाने के लिए होटल भी मिल गया, रुकने के लिए एक शेयरिंग रूम भी हमने ले लिया आराम से, 5 लोग मिल के सस्ता बजट में हमने ले लिया। क्योंकि 12-1 बज चुका था, तो हमें 5-6 घंटा ही रुकना था, तो हम 5-6 घंटा हमने वहाँ पे आराम किया। श्रीनगर एक जगह है जो गढ़वाल डिवीज़न में ही पड़ता है। अगर आपको केदारनाथ धाम जाना है ना, जो कि 4 धाम में तीसरा धाम है, तो रुद्रप्रयाग से पहले आपको श्रीनगर में रुकना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें रात हो चुका था, तो हमें श्रीनगर में रुकना ही था, लेकिन आपको भी श्रीनगर में रुकना है। और श्रीनगर गढ़वाल डिवीज़न में पड़ता है, और श्रीनगर हाईवे पे ही, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बताऊं कि वहाँ पे एक बहुत ही फेमस धारी माता का मंदिर है श्रीनगर हाईवे पे। तो उन्हें 4 धाम का रक्षक भी माना जाता है। तो आप जब श्रीनगर से श्रीनगर हाईवे होते हुए रुद्रप्रयाग की ओर जाते हो, तो आपको हाईवे में ही बीच में पड़ता है डैम है वहाँ पे। उस बांध में पानी जो ऐसे बहते है, नदी टाइप का है, उसी के बीच में धारी माता का मंदिर है, ठीक है। और लोगों का मानना है कि 4 धाम के दर्शन में अगर आप जा रहे हो तो धारी माता के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्योंकि हम बस से जा रहे थे, तो बस वाला वहाँ पे रोकता नहीं है, तो हमने बस से ही धारी माता के दर्शन किए थे। रुक कर दर्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, कि बस वहाँ रुकते नहीं, तो हमने दूसरे दर्शन की धारी माता के। और जो लोग अपने प्राइवेट टैक्सी या बस अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, वो हम वहाँ पे रुकते हैं, और वो धारी माता के दर्शन करके ही फिर आगे की ओर केदारनाथ की ओर जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग जब हम लोग श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए हमने बस ली, 1 घंटे में हम रुद्रप्रयाग पहुँच गए थे। और रुद्रप्रयाग से फिर हमें जाना था गौरीकुंड, ठीक है। और रुद्रप्रयाग ज़िले में हमारा केदारनाथ आता है, ठीक है। तो हमको केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड जाना होता है। वहाँ से एक केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है 16 किलोमीटर का, जो कि बहुत बड़ा भ्रम है। 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, लोगों को बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो मुझे इस बार केदारनाथ जाके पता चल गया कि इसको 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है। फिर बोला जाता है कि ये 22 किलोमीटर का ट्रैक है, ये 22 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है ये 25 से 26 किलोमीटर का ट्रैक है। जो लोग किया है ना केदारनाथ का ट्रैक, वही बता सकता है। ये बस बोलने वाली बात है कि 16 है, 22 है, मुझे तो 25-26 से कम नहीं लगा, ठीक है। तो चौथे दिन जब हम रुद्रप्रयाग जा रहे थे, तो श्रीनगर से हमने रुद्रप्रयाग की बस ली, और श्रीनगर में बीच में हमें धारी देवी का मंदिर मिला, जहाँ हमने दूर से ही माता के दर्शन किए। वहीं पे मैंने उन्हें दूर से दर्शन करके फिर हम आगे बढ़े। तो रुद्रप्रयाग के बस स्टैंड पर जब हम उतरे, तो हमें रुद्रप्रयाग से पहले तो आपको पड़ता है, जाना पड़ेगा फाटा। तो बीच में पहले आप रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं, तो वहाँ से आपको गौरीकुंड जाना है, जहाँ से केदारनाथ स्टार्ट होता है ट्रैक, ठीक है। तो उसके बीच कौन कौन सी जगहें पड़ती हैं? रुद्रप्रयाग से आपको पड़ेगा गुप्तकाशी, ठीक है। गुप्तकाशी के बाद पड़ेगा आपको फाटा के बाद पड़ेगा आपको सीतापुर, रामपुर, फिर पड़ता है गौरीकुंड से पहले पड़ता है सोनप्रयाग। तो ये सब आपको 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने रुद्रप्रयाग पे जब बस स्टैंड पे हम खड़े थे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। फाटा या सीतापुर या रामपुर कहीं की भी बस हमें नहीं मिल रही थी। तो बहुत मुश्किल से मुझे एक बस मिली, जिसमें मैं बैठकर गुप्तकाशी, फिर बीच में अगस्त मुनि ऋषि का भी एक मंदिर आश्रम पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, आपके पास समय है, तो आप रुककर अगस्त मुनि के आश्रम में भी दर्शन कर सकते हो। अगस्त मुनि के लिए रास्ते में पड़ता है, गुप्तकाशी से पहले ही पड़ता है। ये जो रूट है, मैं मैक्सिमम रूट मैंने अपने पेज पर लिख लिया है, तो मैं आपको एक बार देखकर भी बता देता हूँ कि देखिए, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि से गुप्तकाशी से फाटा से रामपुर से सीतापुर से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, ये सब 40-45 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। श्रीनगर जहाँ हमें रात में रुके थे हम चौथे दिन, ठीक है। और अगला दिन उठकर हम श्रीनगर से रुद्रप्रयाग ज़िले की ओर प्रस्थान हमने किया था, जहाँ पे हमारा केदारनाथ धाम है। तो चौथे दिन में जब मैं रुद्रप्रयाग से मैं अपना बस लिया अगस्त मुनि गुप्तकाशी होते हुए, क्योंकि मैंने फाटा में ही अपना होटल बुक कर लिया था। मेरा ऑनलाइन बुकिंग था फाटा में ही,
क्योंकि जब मैं ऑनलाइन बुक कर रहा था तो मुझे रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड में मुझे कोई दिख नहीं रहा था होटल खाली, और मुझे लगा था कि सितंबर अक्टूबर में शायद भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन फाटा में अपना होटल बुक कर लिया था। तो मुझे जो रुद्रप्रयाग से फाटा पहुंचने में काफ़ी ट्रैफिक था, तो काफ़ी लेट हो गया, 4-5 घंटा लग गया मुझे फाटा पहुंचने में ही। मैक्सिमम लोग जो जाते हैं ना केदारनाथ, तो वो जितना नज़दीक हो सके गौरीकुंड के वहाँ रुकना चाहता, ताकि अर्ली मॉर्निंग आप गौरीकुंड पहुँच कर तुरंत स्टार्ट कर सको। मेरा भी यही था, लेकिन एक मुझसे मिस्टेक हो गया था कि मैंने फाटा में बुक कर लिया, तो मुझे फाटा में उतरना पड़ गया, और फाटा सही भयंकर ट्रैफिक जाम था। तो मैं फाटा में उतर गया, और फाटा में मैंने अपना जो होटल बुक किया था मैंने चेक इन किया, शाम हो चुकी थी, रात मैंने आराम किया, और अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे फाटा से गौरीकुंड जाना था, जो कि 16 किलोमीटर था। फाटा से रामपुर, रामपुर से सीतापुर, सीतापुर से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और ये लगभग 16 किलोमीटर ही थे। तो 5वां दिन जो था मेरा, 5वां दिन मैं फाटा में रुका हुआ था, और 6वां दिन मुझे गौरीकुंड पहुंचकर केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करना था। तो ये 6 दिन हो गए। तो 6वां दिन आप, जैसे मैं चल रहा हूँ, 6वां दिन आप अपने 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ के ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फाटा में रुकने के बाद रात में मैं वहाँ पे स्टे किया, आराम किया। अगला मॉर्निंग मैं सुबह ही 4 बजे ही, मुझे अगल बगल लोकल टैक्सी वालों से या होटल वालों से मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि 6 बजे से पहले कोई टैक्सी नहीं जाती है वहाँ से, आपका प्राइवेट व्हीकल तो है नहीं, और 6 बजे से कोई टैक्सी या बस आपको नहीं मिलेगी जो आपको फाटा से सोनप्रयाग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोनप्रयाग से आगे जो है ना, कोई प्राइवेट व्हीकल जाती नहीं है। आप अगर अपनी प्राइवेट गाड़ी या शेयरिंग कुछ भी लेकर जा रहे हो ना बुक करके, तो वो सोनप्रयाग तक ही जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पे उनका लोकल एसोसिएशन है, वही टैक्सी चलती है, जिसका फेयर लगभग 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको कोई भी गाड़ी आप लेकर आ रहे हो, बस, टैक्सी, कार जो भी है, वो सोनप्रयाग तक ही जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है तो वहाँ का जो प्राइवेट टैक्सी है, जो उनका एसोसिएशन है, वो टैक्सी आपको लेना होगा, जिसका भाड़ा लगभग 50 रुपये है। और वो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको घंटों वेट करना पड़ेगा लाइन में टैक्सी के लिए, ठीक है। काफ़ी लंबी 2-3 किलोमीटर की लाइन होती है, और जब पीक सीज़न में तो मुझे पता नहीं कि क्या हाल होता होगा। मैं जब गया था उस समय मुझे भी 1-1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा था सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए, तब जाके मुझे टैक्सी मिला और फिर मैं गौरीकुंड पहुंचा, ठीक है। तो फाटा से निकला मैं मॉर्निंग में लगभग 4 बजे ही, और मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी 16 किलोमीटर जाने के लिए। बहुत मुश्किल से एक अंधेरे में 1-2 किलोमीटर पैदल चलने पे मुझे आगे जाकर एक टैक्सी मिला जो कि खाली जा रहा था। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे उसने मुझे बैठा लिया, और वो बोला कि मैं जहाँ तक जाऊँगा आपको वहाँ ड्रॉप कर दूँगा, वहाँ से आप पैदल चले जाना, क्योंकि अकेले आदमी को मैं टैक्सी पर बैठाकर गौरीकुंड सोनप्रयाग तक, गौरीकुंड तो नहीं, सोनप्रयाग तक मैं नहीं ले जा सकता। टैक्सी वाले ने ऐसा बोला। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, अंधेरा था, रास्ता भी बहुत ख़राब था, तो वो मान गया कि ठीक है चलिए, जहाँ तक होता है मैं वहाँ तक आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो फाटा से आगे बढ़े हम सीतापुर, रामपुर सीतापुर तक मैं पहुंचा था, और वहाँ से फिर सुबह हो गई थी और भयंकर ट्रैफिक जाम हो गया था, भयंकर। सारी गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई थी, सब बड़े पे। तो रोड के दोनों तरफ लोगों ने पार्किंग बना के छोड़ दिया था, दोनों तरफ कार पार्क है, ऊपर से गाड़ी आने वाले का भी रास्ता जाम है, जाने वाले का भी रास्ता जाम है। फिर क्या हुआ, सीतापुर रामपुर में मैक्सिमम लोग अपने गाड़ी से उतर के पैदल जाने लगे। और मुझे भी टैक्सी वाले ने बोला कि आप उतर जाओ, अदरवाइज आपको भी लेट होगा ट्रैक स्टार्ट करने में, गौरीकुंड पहुंचने में और लेट हो जाएगा। तो 5-6 बज चुका था, 6 बज चुका था। मैं भी उतर गया तुरंत। रामपुर से मैं पैदल सोनप्रयाग तक गया, 3-4 किलोमीटर तो मैं रामपुर से सोनप्रयाग 3 किलोमीटर तो होगा, तो पैदल चल के मैं सोनप्रयाग गया। और सोनप्रयाग पहुँचते ही मैंने तुरंत एक क्लॉक रूम में अपना सामान रखा, क्योंकि मेरे पास 2 बड़ा भारी बैग था। तो मैंने तो रास्ते भर ही रामपुर से सोनप्रयाग के बीच में मैं रास्ते में क्लॉक रूम खोजता हुआ देख रहा था कि मुझे क्लॉक रूम कहाँ मिलता है, ताकि जो मेरे कंधे पे जो बोझ है मैं उसे हल्का करके कहीं रख सकूँ। तो मैं जल्दी से, मुझे सोनप्रयाग में क्लॉक रूम मिला, तो मैंने मेरा क्लॉक रूम सोनप्रयाग में नहीं, सीतापुर में था। सोनप्रयाग में गलत बोल रहा हूँ, मुझे सीतापुर में क्लॉक रूम मिल गया था। रामपुर से आगे सीतापुर पड़ता है, तो मुझे सीतापुर में क्लॉक रूम मिल गया था। तो सीतापुर से सोनप्रयाग 1 किलोमीटर ही है,
तो मैंने सीतापुर में ही अपना सामान रख दिया क्लॉक बुक में और फिर तुरंत मैं सोनप्रयाग पहुँच गया। सोनप्रयाग में आपका जो 4 धाम का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो वहीं पे चेक होता है। हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, यमुनोत्री धाम में भी आपका जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है उससे 1-1.5 किलोमीटर बाद से हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था। वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है उसे स्कैन करते हैं QR कोड, फिर आपको एक स्लिप देते हैं टोकन, जो फिर आपका उससे आपका मंदिर में दर्शन होते हैं। क्योंकि यमुनोत्री धाम में QR कोड तो मेरा स्कैन हुआ था, रजिस्ट्रेशन स्लिप स्कैन तो हुआ था, मुझे स्लिप भी मिला था, लेकिन वो मंदिर के पास चेक नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए और बिना रजिस्ट्रेशन के आप 4 धाम का दर्शन नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप ऑन स्पॉट पर भी वहाँ पे फैसिलिटी आप करा सकते हैं। वहाँ जाके भी लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रहे थे 4 धाम की। मैंने कितना जगह देखा, बहुत लोगों की नहीं जो करवाए थे उनका वहाँ पे भी ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन लोगों का हो रहा था, लोग करवा रहे थे। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैंने तो एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और मेरा हर जगह चेक हुआ, यमुनोत्री में भी, गंगोत्री में भी। यमुनोत्री में भी मेरा स्कैन हुआ था, यमुनोत्री में भी स्कैन हुआ था, वहाँ पे भी मेरा QR कोड जो था रजिस्ट्रेशन स्लिप पे वो स्कैन हुआ था। अब केदारनाथ में भी मुझे सोनप्रयाग में मेरा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ, QR कोड स्कैन हुआ, उसके लिए भी 2-3 किलोमीटर का लंबा लाइन था। स्कैन करने के बाद फिर आपको टैक्सी की लाइन में लगना पड़ेगा। जब आपका स्कैन हो जाता है तो फिर टैक्सी का लाइन भी 2-3 किलोमीटर का होता है, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको टैक्सी मिलती है। तो उसमें भी 1 घंटा खड़ा रहना ही पड़ा, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद जब मैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचा टैक्सी से, तो मुझे लगभग 9:15 साढ़े 9 पहुँच चुका था। और सोचिए कि आप 4 बजे मैं पाटा से निकला अपने होटल से मॉर्निंग में, और सोनप्रयाग मतलब गौरीकुंड पहुँचते मुझे 9:15 मतलब 5 घंटा। कितना ट्रैफिक था और कितना मुश्किल मेरे लिए हो रहा था। जितना अर्ली मॉर्निंग में सोचा था कि मैं ट्रैक स्टार्ट करूँगा, उतना ही मुझे डिले हुआ, उतना ही मुझे लेट हुआ ट्रैफिक के कारण। तो 9:15 मैंने ट्रैक 9:15 साढ़े 9 तक मैंने गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया। 16 किलोमीटर का जो ट्रैक कहा जाता है, वास्तव में वो 25-26 किलोमीटर का ही होता है। होता क्या है, जब आप जाओगे तब खुद ही मालूम चल जाएगा कि वो 25-26 किलोमीटर का ट्रैक है। पहुँचते मुझे 5 बज गया था, 5:30-6 बजे। और बारिश भी बीच में हो रही थी। मैं जब अपने केदारनाथ में ऊपर में जो मैंने GMVN का टेंट हाउस मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था, मैं वहाँ टेंट हाउस में मैंने चेकिंग किया, फिर मैं काफ़ी थक चुका था। और ये मेरा था शायद मेरा ये छठा दिन जो मैं ट्रैक मैंने केदारनाथ का किया, तीसरा धाम के लिए, केदारनाथ के लिए। छठा दिन मैं ऊपर पहुंच गया था, फिर शाम हो गई थी, मैं अपने टेंट में चला गया, चेकिंग किया, आराम किया, रेस्ट किया। बारिश भी हो रही थी और रात हो गया, तो मैं 2-3 घंटा वहाँ पर रेस्ट कर रहा। फिर जब मैं लगभग 8 बजे या 8:30 बजे 9 बजे तक मैं मंदिर की ओर गया, तो शायद मंदिर के कपाट केदारनाथ के बंद हो चुके थे। तो मुझे लगा था कि रात में दर्शन होते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं था। शायद 9 बज रहे थे और मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। तो हम बाहर से ही घूमकर केदारनाथ मंदिर के बाबा के दर्शन बाहर से ही करके लौट के आ गए। फिर अपने रूम पे, मतलब अपने टेंट हाउस पे, जो मैंने GMVN का टेंट हाउस जो बुक किया था मैंने ऑनलाइन, उसी में मैं आ गया। रात मैंने हम लोग वहीं पर मैंने बिताया। और लोग टेंट के आसपास के लोग जो हमारे साथ थे उस टेंट में, सब लोग बोल रहे थे कि सुबह 2 बजे से ही लाइन लग जाना होगा। काफ़ी भीड़ आई हुई है, एक्सेस रश है केदारनाथ में, दर्शन करने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2-3 बजे ही मैं भी उठ के चला जाऊँ लाइन लगने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 7वां दिन जब मेरा था, तो 7वां दिन मेरे 4 धाम में जिस दिन मुझे केदारनाथ धाम के दर्शन हुए। तो मॉर्निंग में मैं 2:30 बजे उठा था और मुझे मंदिर पहुँचते आधा घंटा लग ही जाता, क्योंकि टेंट हाउस जो मेरा नंदी टेंट हाउस था GMVN का, मुझे लगता है वो 1.5-2 किलोमीटर पहले ही है केदारनाथ मंदिर से, और वहाँ पहुँचने में मुझे लगता है कि आधा घंटा लगता ही है। नंदी टेंट हाउस से केदारनाथ मंदिर मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि मुझे पहुँचने में ही 30 मिनट लग रहे थे वहाँ पे। तो 2:30-3 बजे लगभग मैं लाइन में लगा। काफ़ी लंबी लाइन थी। वो जो ओम का सिंबल लगाया हुआ है ना, जो हाल फिलहाल में लगा है केदारनाथ मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे लगा हुआ है, वहाँ से लोगों का लाइन लग रहा था रात में। और लाइन में 2:30-3 बजे लगभग मैं लाइन में लगा था। और अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, 6 से 7 घंटे रात भर सुबह हो गए लाइन में लगे। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली 11:30-12 बजे तक मैं दर्शन करके निकल चुका था। 6-7 घंटे लगे। काफ़ी लोग आए हुए थे उस दिन केदारनाथ में, वीकेंड चल रहा था ना, ये 2-3 अक्टूबर का जो समय था ना, काफ़ी लोग, मैंने न्यूज़ में देखा था
कि लगभग 20 से 25 हज़ार लोग 2-3 दिन में ऊपर चढ़ चुके हैं दर्शन के लिए और काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, एक्सेस क्राउड था। लोग आपस में क्या कहें, हम लाइन में झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई हो रही थी आपस में, धक्कम धुक्की हो रहा था। मतलब मंदिर प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जब इतने लोग आते हैं संख्या में केदारनाथ दर्शन करने के लिए, तो आप सब चीज़ भगवान भरोसे क्यों छोड़ देते हैं। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के। वहाँ पे पुलिस तो नदारत ही दिखी। अंदर कैंपस में जहाँ मंदिर है वहाँ पे 2-3 जवान थे बस दिख रहे थे। बाहर जो लाइन लगा हुआ था वहाँ पे अव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से फैली हुई थी, क्या बताओ मुझे। बहुत कष्ट हुआ इसे देखकर कि 4 धाम में लोग इतने लोग आते हैं और लोग दर्शन करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लोग बीच में घुस रहे हैं। किसी के पास पेशेंस नहीं है लाइन में खड़े रहने की, लोग पैसे देकर बीच में घुस जा रहे हैं। पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, लोगों को बीच में घुसा रहे हैं। मंदिर के जो पंडे होते हैं वो लोग पैसा लेकर लोगों को बीच में घुसा रहे हैं। लोग पीछे लंबे लाइन में खड़े हैं, झुंड के झुंड बीच में जा रहे हैं, बीच में लाइन में घुस जा रहे हैं पैसे देकर, और पीछे लोग लाइन में खड़े हैं। फिर बीच में वीआईपी कल्चर ने तो और परेशान करके रखा है। 2500 का 3,000 का रसीद कटवाइए, वीआईपी लाइन चालू है, जनरल लाइन रुका हुआ है। वीआईपी लोग का ही दर्शन हो रहे हैं, हम लोग आम आदमी जो लाइन में खड़े हैं मर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हमारा रहा। मंदिर प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना ही चाहिए। और 4 धाम में मुझे लगता है कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। यमुनोत्री गंगोत्री में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा व्यवस्था थी, अच्छा दर्शन हुए, इतना भीड़ नहीं था और इतनी अव्यवस्था वहाँ पे नहीं है। लेकिन केदारनाथ के बारे में क्या कहूँ मुझे, भगवान से तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। भगवान से क्या है, भगवान ने चाहा तभी हम या कोई भी वहाँ तक पहुँच पाता है, तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने थोड़े कष्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, कष्ट करने पड़ते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन को तो ये भी तो देखना चाहिए ना कि जो इतने संख्या में श्रद्धालु आए हैं, कम से कम उनका ठीक से लाइन लगवाएं। ये चीज़ ध्यान दें कि लोग बीच में ना घुसें। जिनको दर्शन करना है वो प्रॉपरली लाइन में खड़े रहें, इंतज़ार करें, थोड़ा पेशेंस रखें, झगड़ा ना करें आपस में। वीआईपी लाइन, पैसे देकर वीआईपी लाइन चालू है, आम लोग आराम से लाइन में खड़े हैं, उनका तो कोई वैल्यू है नहीं। पैसों वालों का ही वैल्यू है, लगता है पैसे से भगवान को खरीद लिया गया है। भगवान से तो हमें कोई शिकायत है नहीं, हो भी नहीं सकती है। वहाँ का मंदिर प्रशासन बहुत ही गंदे तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट चला रहा है। बहुत ही मुझे बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊँ। कितना बार तो बीच में मुझे हिम्मत हार गया था कि मुझे लगा कि मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे, मैं लाइन से निकल जाता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि इतना मुश्किल से आया हूँ, इतने चल के इतने ऊपर, और दर्शन ना हो तो कितना अफसोस होगा। इस कारण से ये चीज़ हिम्मत करके मैं लाइन में लगा रहा और अल्टीमेटली मेरे दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए, अच्छे से जल चढ़ाया, अच्छे से भगवान दर्शन हुए। लेकिन वहाँ के जो लोकल प्रशासन जो है ना, उन्हें खासकर लाइन लगाने की व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए। और ये जो वीआईपी कल्चर जो है ना, इससे तो मुझे बहुत ही, क्या मैं बोलूँ अब, लोग पैसे देकर लाइन में, आप उनका लाइन चालू हो जाता है और आम लोगों का लाइन बंद कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं। क्या पैसे से भगवान को खरीद सकते हैं क्या? भगवान सबके लिए समान है। ऐसा नहीं जिन्होंने पैसा दिया उनकी भक्ति ज़्यादा है और जो आम लोग हैं लाइन में खड़े उनकी भक्ति कम है। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को ज़्यादा खींचना तो कोई मतलब नहीं है। मैं अभी 4 धाम के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को इस वीडियो में मुझे डालना सही नहीं लगता। चलिए कोई नहीं, दर्शन तो अल्टीमेटली मेरे हो गए थे। और दर्शन करने के बाद फिर जब मैं मंदिर प्रांगण में आया तो काफ़ी भीड़ था, तो मैं मंदिर के पीछे जाकर अपने ब्लॉगिंग किया क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ था, धक्कम धुक्की था, खड़े होने का भी जगह नहीं था। तो मैं पीछे जाके वहाँ पे अपना जो भी मेरा ब्लॉग था मैंने बाहर जाकर पीछे जाकर शूट किया था। और फिर मैं लगभग 12:30 7वां दिन जिस दिन मेरा दर्शन हुए केदारनाथ धाम के तीसरा धाम जो हमारे 4 धाम का है दर्शन हुए, उस दिन तो मैं लगभग 12:30 बजे मैं वहाँ से फिर केदारनाथ से नीचे की उतरा। फिर मैं अपने लगभग 12:30 मैंने ट्रैक स्टार्ट किया नीचे उतरने का, और मुझे लगभग उतरने में भी काफ़ी टाइम लग गया। लगभग 7 बज गया था मुझे गौरीकुंड पहुँचते 6:30-7 बज चुका था और रात हो गया था। और गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए फिर मुझे वही हाल, गौरीकुंड से सोनप्रयाग टैक्सी लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें, वो भी अंधेरे में। जितने लोग चढ़े थे उतने लोग उतरे भी और भयंकर ट्रैफिक हो गया। गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने की टैक्सी के लिए लंबी लाइन लग गई, एकदम धक्कम धुक्की। पुलिस वहाँ पे लाठी चार्ज भी करना शुरू कर दिया।
पुलिस वाला ये भी नहीं समझता है कि जो लोग 26 किलोमीटर चढ़ा, 26 किलोमीटर उतरा, कितना कष्ट उन्हें हुआ, और फिर लौट कर उन्हें फिर अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है उसके लिए भी 2-3 किलोमीटर का लाइन लगाइए पूरा, और लाइन में खड़े रहिए, थके हुए हैं क्या है कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाला लाठी चला रहा है वहाँ पे, अंधेरे में लोग खड़े हैं, लोगों को पेशेंस नहीं है, कैसे पेशेंस होगा, सब लोग थका हुआ है, कोई नहीं चाहता लाइन में लगना, सब चाहता है कि टैक्सी तुरंत आए, हम बैठ कर आराम से गौरीकुंड सोनप्रयाग पहुँच जाएँ लौट कर। मेरे साथ भी तो यही प्रॉब्लम था, मुझे भी लाइन में लगना पड़ा, वहाँ भी हम कम से कम आधा घंटा लाइन में थे ही अंधेरे में, तब जाकर टैक्सी के लिए तो लड़ाई होने लगी थी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए लौटते वक्त रात हो चुका था, बहुत मुश्किल से मुझे भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, कष्ट तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब ज़्यादा कोई उपाय था नहीं हमारे। जो लाइन में था उन्हीं को टैक्सी मिल रही, जो लाइन तोड़ के बाहर जा रहे थे पुलिस उसे टैक्सी पे बैठने नहीं दे रही थी। जो लोग लाइन में थे उनको ही टैक्सी से अलाउ कर रहे थे, मैं भी लाइन में ही लग गया, फिर बीच में कहीं जाकर आराम से, तो आधा घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ा, तब जाके मुझे टैक्सी मिली। और टैक्सी पे लिटरली लोग पागलों की तरह कूद रहे थे एकदम, कितना लोग को टैक्सी के पीछे ऊपर नीचे, मतलब मेरे टैक्सी में 10-12 लोग, आगे 4, बीच में 4, पीछे 5, टैक्सी के पीछे 2 लोग खड़े हैं पकड़ के। लोग लड़ रहे थे टैक्सी पर लेने के लिए, क्योंकि सबको जाना था और भीड़ इतना था और टैक्सी उतना थी नहीं वहाँ पे। टैक्सी एक करके 3-4 टैक्सी आ रही थी, तुरंत सब भर जा रहा था, और लोग तो कितने संख्या में खड़े थे लाइन में, एकदम बहुत ही गंदा सिचुएशन था। फिर आधा घंटा में मैं पहुँच गया, मुझे टैक्सी मिल गई थी, मैं पहुँच गया फिर सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग पहुँचते सबसे पहले मुझे जो पहला डॉर्मेट्री मिला, मैंने तुरंत वो डॉर्मेट्री लिया और तुरंत मैं जाके मैंने वहाँ रेस्ट किया। थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और हालत तो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका था। इतना भी हिम्मत नहीं था कि मैं अपने बैग से दवा निकाल कर खाऊँ, इतनी थकावट हो गई थी। तो मैं सोनप्रयाग में मुझे तुरंत ही वहाँ पे एक डॉर्मेट्री मिला, मैं तुरंत 500 रुपये में डॉर्मेट्री लिया, बेड लिया और तुरंत सो गया। और सुबह 8वां दिन, सुबह 8वां नहीं, वो 9वां दिन था मेरा। 8वां दिन तो मेरा उतरने में चला गया केदारनाथ में, ठीक है। तो 9वां दिन जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठा, सबसे पहले मैं सीतापुर गया, जहाँ से मेरा क्लॉक रूम में मेरा जो रखा हुआ था सामान मैंने वो लिया, और सीतापुर से बगल में ही सीतापुर में ही बस स्टैंड है, सोनप्रयाग में ही बस स्टैंड है और सीतापुर में भी बस स्टैंड, जहाँ से आपको रुद्रप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ तक का भी बस मिल जाएगा। तो सीतापुर में भी बस स्टैंड है और सोनप्रयाग में भी बस स्टैंड है, ठीक है। तो मैं सोनप्रयाग सीतापुर आया, और सीतापुर से मैंने अपना क्लॉक रूम से सामान लिया, और फिर मैं सीतापुर बस स्टैंड पर जाके मुझे डायरेक्ट बस मिल गई बद्रीनाथ धाम के लिए, ठीक है। इस बीच मैंने प्लान किया था कि क्योंकि रास्ते में ही रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है चोपटा टुंगनाथ महादेव, जो कि पंचकेदार में आता है। पहला केदार तो केदारनाथ है, फिर पंचकेदार में चोपटा टुंगनाथ आता है। मेरा प्लान था कि मैं चोपटा जाऊं, लेकिन मुझे डायरेक्ट बस सीतापुर से बद्री धाम की मिल गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट बद्री चला जाता हूँ, बद्री से लौटकर मैं चोपटा टुंगनाथ के ट्रैक पर जाऊँगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया था। वो आगे वीडियो में जब मेरा ब्लॉग्स आएगा तो आप देखोगे क्या रीज़न था, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ऑलरेडी मैंने बहुत इधर डिटेल आपको बताया है, ठीक है। तो 8वां दिन जो है मैं पहुंच गया था, 8वां दिन जो है वो मैं पहुंच गया था अपना चौथा धाम बद्री धाम। सीतापुर में लगभग सुबह 7:30 सवा 7 में मुझे आराम से बस स्टैंड पे बस मिल गई जो डायरेक्ट मुझे बद्री धाम पहुंचाई। अब 4 धाम में आखिरी धाम बद्री धाम जो है ना, केदारनाथ जो तीसरा धाम है वो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, लेकिन बद्री धाम जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो यमुनोत्री गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, और चमोली जो है चमोली में बद्रीनाथ, ठीक है। तो 8वां दिन जो है वो सीतापुर से मैं रात में लगभग रात हो गई थी मुझे पहुँचते बद्रीनाथ, क्योंकि 200 किलोमीटर से ऊपर है सीतापुर से रुद्रप्रयाग। सीतापुर से बद्री धाम 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो सीतापुर से आपको जब जाना सीतापुर या फिर आप सोनप्रयाग जहाँ से भी बस लेते हो
जाने के लिए बद्री धाम, जो कि चौथा धाम है हमारा 4 धाम में, ठीक है। पूरा दिन आपको लग जाएगा, रात हो जाएगी, ठीक है। तो हम रुद्रप्रयाग होते ही लौटे थे, सीतापुर होते हुए रुद्रप्रयाग, वही जैसे जो रूट है जाने के लिए वहाँ पहुँचने का, वही लौटने का वही रूट है। रुद्रप्रयाग होते हुए फिर हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में इंटर किए। चमोली से पहले आपको 2 जगहें पड़ती हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से पहले, वो है नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग से, सीतापुर से लौटकर फिर हम रुद्रप्रयाग आए, रुद्रप्रयाग से फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर चमोली के बाद हमारा पड़ता है जोशीमठ। जोशीमठ के बारे में अगर आप लोग को तो मालूम ही होगा, अभी जोशीमठ कुछ महीने पहले कितना फेमस था। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता जोशीमठ। जोशीमठ से लगभग 40 किलोमीटर ही दूर है मुझे लगता है बद्री धाम, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब बद्री धाम जाना चाहते हैं तो बहुत लोग चमोली नहीं जोशीमठ में रुकते हैं। और जोशीमठ हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था कि जोशीमठ किस लिए न्यूज़ में था वो आपको भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जोशीमठ की ज़मीन जो धंस रही थी वो काफ़ी वहाँ पे आपदा आया है, और उस आपदा के निशान हम देखे भी हैं, मैंने देखा है। जो वहाँ पे मकान को नुकसान पहुँचा, जो मकान वहाँ पे धंसे हैं, मकानों को जो तोड़ा गया है जोशीमठ में। तो जो बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जोशीमठ में भी स्टे करते हैं। और 8वां दिन जो रात हो गया था मुझे पहुँचने में बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ पहुँचने के लिए पहले रुद्रप्रयाग आना, रुद्रप्रयाग से फिर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग से चमोली से आपको पहुँचना होगा जोशीमठ, और जोशीमठ से फिर 40 किलोमीटर दूर है बद्री धाम, ठीक है। बद्री धाम पहुँचने में आपको मुझे तो शाम 7 बज चुके थे। ये सब भी रास्ता बहुत ख़तरनाक है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। मैं लकी था कि मुझे कोई लैंडस्लाइड नहीं मिली। ट्रैफिक जाम तो मिलता है क्योंकि ये केदार बद्री का रूट जो है ना वो 6 महीना भरा रहता है, पूरा भरा रहता है। कि मुझे लगता है केदार बद्री रूट जो है ना 2-4 धाम में, ये दूसरा लास्ट का 2 धाम, इसके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये लगता है मुझे सालों भर यहाँ पे रहता है, ट्रैफिक लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो केदार बद्री जो है ना धाम, इसमें रश मिलेगा, लेकिन गंगोत्री जमुनोत्री में उतना रश नहीं है इन कंपैरिजन तो केदार बद्री। गंगोत्री जमुनोत्री तो मैंने 2 दिन में ही कर लिया था, लेकिन केदार बद्री में टाइम लगा 3-4 दिन लगा, और क्या, क्योंकि डिस्टेंस भी है आने जाने में, और रश है वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ठीक है। तो 8वां दिन में रात में मैं बद्री धाम पहुँच चुका था, और बद्री धाम पहुँच के मैंने बद्री धाम में भी अपना GMVN का रेस्ट हाउस बुक किया था, जो कि यात्री निवास है उसका नाम था। और बद्री धाम में ना आपको बहुत सारे होटल्स, पता नहीं बद्रीनाथ में बहुत कम स्लाइड हो चुका है, बहुत सारे होटल्स मिलेंगे आपको, स्टेइंग ऑप्शन कोई कमी नहीं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो भी रहा है वहाँ पे, काफ़ी होटल्स गेस्ट हाउस बन रहे हैं। एक से एक होटल मैंने देखा वहाँ पे, और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको रूम्स मिलने में। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं होटल्स गेस्ट हाउस के, कुछ 4 धाम में, कुछ मुझे केदारनाथ और बद्रीनाथ लगा कि बहुत कॉरिडोर्स टाइप का कुछ बन रहा है, करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। केदारनाथ में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बद्री धाम में मुझे चारों तरफ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है 4 धाम को डेवलप करने का। गंगोत्री जमुनोत्री में तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, लेकिन केदार बद्री का प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया। वैसे सेंसिटिव एरिया में इतना कंस्ट्रक्शन करना इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या सोचकर इतना कंस्ट्रक्शन कर रही है उस जगह पे। 2013 में मुझे केदारनाथ में आपदा आया, क्या उससे हमने कुछ सीखा नहीं है क्या? केदारनाथ के आसपास इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया गया कि मंदिर दूर से अब दिखता भी नहीं है। जब आप पास जाओगे तो आपको मंदिर दिखेगा, अदरवाइज आसपास तो ऐसा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है, लग रहा है कि वहाँ पे मेट्रो सिटी बसाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि 4 धाम तो 6 महीने के लिए ही होता है, तो 6 महीने में ऐसा लोगों को क्या चाहिए? वहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए क्या? क्यों ऐसा किया जा रहा है? हिमालय का वो रीज़न इतना सेंसिटिव है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना इतना बहुत ही गलत है, बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। ये अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? आपदा एक बार आ चुकी है, क्या दूसरी आपदा की तैयारी चल रही है? बद्री धाम में भी वही हाल है। वहाँ पे भी मंदिर तो काफ़ी दूर है, उसके मंदिर के आसपास तो पता नहीं क्या किला बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का कंस्ट्रक्शन क्यों ये हो रहा है? क्या भगवान को भी लाल किला चाहिए रहने के लिए क्या? कि ये जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें चाहिए? इस एरिया में, इस जगह में इतना कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी अब गवर्नमेंट है तो वो कर रही है, आम लोग तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते हैं?
हम तो जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, करके लौट जाएंगे। और जो हमें गलत लगता है उसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो 8वां दिन जब मैं रात में पहुंच गया था, रात में मैंने आराम किया, रात में मंदिर की ओर नहीं गया क्योंकि रात हो चुका था। मुझे मालूम था कि रात में दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है, मंदिर बंद ही हो चुका होगा। तो मैं रात में आराम किया 8वां दिन, जो मैं GMVN का रेस्ट हाउस बुक किया था और रेस्ट किया। फिर अगली मॉर्निंग में भी वहाँ पे मैं 4 बजे ही मैं उठ गया। और क्योंकि मुझे केदारनाथ में बहुत टाइम लगा दर्शन करने में, तो मैं नहीं चाहता था कि बद्री धाम में भी इतना दिन मुझे खड़ा रहना पड़े। और मुझे लग रहा था कि बद्रीनाथ में भी काफ़ी भीड़ आई हुई होगी और वहाँ भी बहुत लाइन लगेगा, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ था, लेकिन उतना नहीं केदारनाथ जैसा। तो मैं 4 बजे निकला और मुझे बद्री धाम में उतना देर वेट करना नहीं पड़ गया। मैं 1 घंटे 45 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट 45 मिनट या 1 घंटा में मैं दर्शन कर लिया था बद्री धाम का। उस समय रात ही था, लगभग 4:30-5 ही बज रहा होगा और मैं दर्शन करके निकल गया था। तो बद्री धाम में 9वां दिन, ठीक है, 9वां दिन मेरे 4 धाम में, मैं बद्री धाम मॉर्निंग में मैंने दर्शन कर लिया था और 9 दिन में मेरे 4 धाम कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यही 4 धाम में आपको दिन लग सकते हैं अगर आपका रूट क्लियर है, वेदर क्लियर है, कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर में, तो सोलो जा रहा था, सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था और मेरे पास कोई अपना खुद का जो ट्रांसपोर्ट था नहीं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जा रहा था। तो मुझे 9 दिन लगे 4 धाम कंप्लीट करने में और इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया। ट्रैफिक जाम थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन उससे कोई लैंडस्लाइड नहीं मिला और कोई बारिश नहीं हुई और मौसम ख़राब नहीं हुआ, पूरा मौसम खुला हुआ था। इस कारण से मुझे 9 दिन में आराम से 4 धाम के अच्छे से दर्शन हुए। अच्छा रहा, ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, भगवान के हर जगह दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और कोई दिक्कत नहीं आई। और यही 4 धाम का जो मैंने आपको डिटेल बताया ना, कहाँ कहाँ कैसे जाना है, कौन सा रूट है, कैसे जाना है, ये सब चीज़ यही रूट होता है। ठीक है, आपका अगर पर्सनल गाड़ी है ना, तो आप चाहें तो ये और कम दिन में भी कर सकते हो। 9 दिन में तो मैंने किया, फिर 9वां दिन जब मेरा हो गया, तो जब मैंने बद्री धाम को दर्शन कर लिया, तो फिर उसके बाद मैं माना गया था। फिर माना विलेज जो है बगल में ही है, लगभग बद्री धाम से 2-3 किलोमीटर दूर माना विलेज है, जिसे इंडिया का लास्ट विलेज पहले कहते थे, अब उसे इंडिया का फर्स्ट विलेज का नाम दे दिया गया है। ठीक है, पहले उसे कहते थे इंडिया लास्ट विलेज। ठीक है, उस विलेज के उस तरफ जो कहा जाता है वहाँ पे विलेज के उस तरफ जो है वो आपका चाइना का तिब्बत का एरिया पड़ता है। ठीक है, जो बद्री धाम से 2-3 किलोमीटर आगे माना विलेज पड़ता है, जिसे अभी इंडिया फर्स्ट विलेज का नाम दे दिया गया है। और विलेज से उस तरफ जो है, पहाड़ों के उस तरफ जो है, आपको पड़ता है चाइना का तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, तो मैं वहाँ पर भी गया था और वहाँ पे आपको जैसे कि सरस्वती नदी वहीं से निकलती है माना विलेज से ही, और वहाँ से वो पतालोक की तरफ चली जाती है। और सरस्वती नदी से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वसुधरा वाटरफॉल का ट्रैक जाता है 5 किलोमीटर का। मैं वो ट्रैक भी मैंने किया था और काफ़ी अच्छा सुंदर ट्रैक है और सबको करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप वो ट्रैक करोगे। तो मैं वहाँ पे गया था और वो रास्ता फिर चला जाता है स्वर्ग रोहिणी मार्ग, जो पांडवों के बारे में कहा गया था कि वो उसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे। वहाँ पे भीम पुल है, भीम पुल से आपको सरस्वती नदी निकलती हुई दिखेगी और भीम पुल सीधे जाइएगा आपको, तो वहाँ पे स्वर्ग रोहिणी मार्ग है। उस मार्ग में बढ़ते हुए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक है वसुधरा वाटरफॉल का। मैंने वो ट्रैक किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ट्रैक है। और उसके आगे फिर वसुधरा वाटरफॉल से आगे आपको स्वर्ग रोहिणी का रास्ता आता है और उस रास्ते में आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उस ट्रैक पर जा रहे हो तो आपको खुद का पानी, खाने पीने का सामान लेकर जाओ, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग उस तरफ जाते हैं। मैं गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने वो ट्रैक किया। उस ट्रैक करने के बाद मुझे इतनी थकावट हो चुकी थी, फिर मैं लौट कर मैंने चोपटा तुंगनाथ महादेव का जो प्लान था मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी थकावट इतनी हो गई थी और हिम्मत नहीं था कि मैं वहाँ से, क्योंकि फिर वो रूट उल्टा पड़ जाता। वहाँ पे मैं लोकल लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि वो रुद्रप्रयाग से ही चोपटा का रास्ता कटता है। तो आप तो अभी बद्री धाम आ चुके हैं, तो बद्री से पहले अगर आप रुद्रप्रयाग से रुक कर चोपटा चले जाते तो आपका तुंगनाथ महादेव आराम से हो जाता। क्योंकि आप बद्री आ गए हैं, फिर बद्री से आपको उल्टा घूम कर फिर रुद्रप्रयाग जाना होगा, फिर वहाँ से चोपटा, फिर चोपटा से रुद्रनाथ भी 5 केदार में आता है, लेकिन हम तुंगनाथ की बात कर रहे हैं। चोपटा एक गांव है जहाँ से तुंगनाथ महादेव का ट्रैक जाता है
जो कि 6 किलोमीटर का है। तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप रास्ता है, 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव जी का मंदिर है वो, ठीक है। और वो पंच केदार में दूसरा केदार आता है तुंगनाथ। तो क्योंकि मैंने माना विलेज और वसुधरा वाटरफॉल करने के बाद मुझे लगभग 9वां दिन मुझे 2:30 बज चुका था, और मुझे 2:30 बज चुका था। तो मुझे लगा था कि मैं लौटने के लिए मुझे वापस या तो ऋषिकेश हरिद्वार के बस नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था। जब मैं 2:30 बजे लौटा वसुधरा वाटरफॉल के ट्रैक से माना विलेज से, तो मुझे टैक्सी ने मुझे बस मिल गई, और लकी था कि मुझे 2:30 बजे वहाँ बस मिल गई, और मैं लौट कर मुझे हरिद्वार नहीं, मैं ऋषिकेश पहुँच गया, ठीक है। मैं लौट कर ऋषिकेश आ गया था। तो 9वां दिन मेरा 4 धाम की यात्रा समाप्त हो चुकी थी, और 9वां दिन ही मैं रात तक पहुँच चुका था। लगभग 1:30 बज गया था मुझे ऋषिकेश पहुँचने में, और मैं ऋषिकेश पहुँच गया था। उसके बाद मैं ऋषिकेश से आगे अपना, क्योंकि मेरा 3-4 दिन मेरा और एक्स्ट्रा प्लान था, मैंने 12-15 दिन लेकर चला था, ठीक है, कि 13 दिन लेकर चला था, कि मुझे अगर कुछ 2-3 दिन आपको लेकर चलना चाहिए अगर आप 4 धाम की यात्रा आ रहे हो, क्योंकि कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए या मौसम ख़राब हो जाए, रूट बंद हो जाए, इसलिए मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेकर था। 9-10 दिन तो मुझे लगा था, लेकिन मैं 12-13 दिन लेकर चला था, क्योंकि मेरा 9 दिन में ही मेरा 4 खत्म हो गया था। तो फिर 9वां दिन मैं बद्रीनाथ से लौट कर ऋषिकेश चला आया। फिर 2-3 दिन जो बचा हुआ था मेरा एक्स्ट्रा ना, फिर मैं ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी में घूमा। वहाँ का भी मैं ब्लॉग, मैंने अभी कहीं का ब्लॉग डाला नहीं, वहाँ का भी मैं ब्लॉग डालूंगा तो आप देखोगे। तो मैं 2-3 दिन में जो बचा समय था, तो मैं थोड़ा बहुत मैं ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी भी मैं चला जाता घूमने के लिए, ठीक है। तो ये 9 दिन का जो मेरा यात्रा 4 धाम का था। अब मैं आपको बताऊंगा बजट के बारे में, ठीक है। वैसे सोलो ट्रैवलर जो है, मैं तो खुद ही सोलो ट्रैवलिंग मैंने किया, और मैं बजट ट्रैवलर भी हूँ। मैक्सिमम जगह मैंने ऑनलाइन GMVN का गेस्ट हाउस डॉर्मेट्री जो होता है मैंने बुक कर लिया था। जहाँ नहीं मिला था वहाँ मैंने प्राइवेट जो होटल्स होते हैं वो बुक किया था। तो आपको मैं बता दूँ, यमुनोत्री के लिए मैंने बरकोट में एक रूम बुक किया था, और दूसरा दिन मैं लौटकर मैंने वहाँ पे डॉर्मेट्री ले ली। 2 दिन मुझे रुकना पड़ा था, तो पहला दिन तो मेरा रूम बुक था, और दूसरा दिन लौटने में रूम छोड़ कर मैं फिर डॉर्मेट्री ले लिया बरकोट में। जानकी चेट्टी में भी GMVN का गेस्ट हाउस है, वहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्राई करने पे मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर करते हो ठीक है, ऑनलाइन नहीं किया है ऑफलाइन ट्राई करो, अगर होता है तो आपको वो लोग दे देते हैं, सिंगल आदमी को दे देते हैं। मैंने पर्सनली बात किया था, उन्होंने बोला अगर सिंगल व्यक्ति है अगर नहीं भी रहता है तो वो लोग कैसे भी करके आपको डॉर्मेट्री दे ही देंगे, ऐसा उन्होंने खुद बताया था। और जानकी चट्टी में तो नहीं, मैंने बरकोट में किया था। बरकोट में मेरा स्टेइंग 2 दिन का था। उसके बाद जब गंगोत्री के लिए मैंने मुझे GMVN में कुछ मिल नहीं रहा था ऑनलाइन, तो मैंने गंगोत्री धाम के लिए उत्तरकाशी में ज्ञानसु नाम की जगह है, वहाँ मैंने एक होटल बुक किया था, जो मैंने आपको पहले बताया, जहाँ से मैं सामान रख कर मैं गंगोत्री चला गया था। और वो सिर्फ होटल बंद ही था, मैंने वहाँ रुका नहीं था, मैं एक घंटा भी नहीं रुका था, फिर लौट कर मैंने चेकआउट किया था। केदारनाथ के लिए मैंने केदारनाथ में ऊपर में नंदी टेंट हाउस है, GMVN का बहुत सारा टेंट हाउस लगता है। नंदी टेंट हाउस में मैंने अपना डॉर्मेट्री जो होता है, डॉर्मेट्री वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़मीन पे गद्दा लगा होता है, और आपको स्लीपिंग बैग देते हैं वो लोग। 500-600 का वो भी था, मेरा चार्ज किया था 500 रुपये ऑनलाइन। तो 7 लोग 8 लोग एक टेंट में सोते हैं। वहाँ पे टेंट में गद्दा लगा होता है, गद्दे के ऊपर आपको एक दिया जाता है स्लीपिंग बैग, जो कि मुझे लगता है इतना ठंड में इनफ नहीं है, आपको खुद को कंबल ले जाना होगा, या फिर आपको एक वहाँ पे भाड़ा पे भी कंबल मिल जाता है। तो आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप एक्स्ट्रा पे करके कंबल भी लेकर स्लीपिंग बैग के ऊपर से कंबल ओढ़कर सो सकते हो, ठीक है। मैंने अपना खुद का मोटा शॉल कंबल ले गया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ठंड तो बहुत था उस दिन केदारनाथ में, तो मैंने केदारनाथ में भी अपना ऊपर टेंट हाउस ऑनलाइन GMVN के वेबसाइट से बुक कर लिया था। हाँ, GMVN जो गढ़वाल मंडल विकास निगम जो है, जो कि एक संस्था है जो 4 धाम की रूट पर सब जगह एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, उसका जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, जहाँ से आप उसका होटल्स और जो भी उसका गेस्ट हाउस है वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में वो सब डाल दूंगा, ताकि आप उसका चेक करके ऑनलाइन बुक कर सको। कुल मिलाकर सही रहता है, वो बजट में रहता है, ठीक रहता है। और वहाँ पे आपको हर जगह किचन भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप खा सकते हो खाना।
ठीक है। तो मैं जहाँ पे भी GMVN के गेस्ट हाउस में रुका था तो मैं उनके किचन में ही खाता था। उनका जो किचन था कैंटीन टाइप का जो होता है उनका खुद का, वहाँ पे खाता था, ठीक है। तो केदारनाथ में भी उनका किचन था, पीछे की ओर बाथरूम भी था। वो बाथरूम जो ऊपर आप केदारनाथ में खोजोगे तो उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। वो जो नहीं बनाया टेंट टाइप का बनाया होता है, उसमें चैन से बंद करो और खोलो, मतलब उतना ऊपर आप फैसिलिटी आप नहीं खोज सकते ना। लेकिन केदारनाथ के ट्रैक पे रास्ते भर में आपको अच्छे टॉयलेट हैं जहाँ पे पे करके आप उसे यूज़ कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। रास्ता भर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, तो आपको फ्रेश होना है तो रास्ते में फ्रेश हो सकते हो, उसका आपको इशू नहीं होगा। ऊपर में उतनी फैसिलिटी नहीं है टॉयलेट्स की, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मैनेज करना होगा। फिर बद्रीधाम में भी मुझे डॉर्मेट्री मैंने बुक कर लिया था। बद्रीधाम में भी GMVN का यात्री निवास था जो मैंने बुक, जो कि मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले ही था, तो मैंने भी वहाँ पे ही बुक कर लिया था। वहाँ भी मुझे लगभग 550-600 रुपये पे करना पड़ा था। तो वहाँ का भी फैसिलिटी ठीक ही ठाक था। सिंगल आदमी है तो आप, अगर आप सिंगल हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो अच्छा है कि आप डॉर्मेट्री ही बुक करो। सिंगल रूम अगर आप लेने जाओगे तो महंगा पड़ जाएगा आपको, 1000, 1500, 1200 कुछ भी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहता है कि अगर आप कहीं डॉर्मेट्री जहाँ मिल रहा है डॉर्मेट्री, अगर डॉर्मेट्री आप बुक करते हो तो आप काफ़ी बजट में 4 धाम कर सकते हो, ठीक है। कई जगह मैंने होटल्स ले लिया था, इसलिए मेरा थोड़ा बजट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 9 से 10 दिन जो लगते हैं 4 धाम में, आप कितना बजट लेकर चल सकते हो। पर्सनली मेरा जो था, मेरा 20K के अंदर ही गया है, 20K से ऊपर नहीं गया है। 2 जगह मैंने होटल बुक कर लिया था। एक तो मैंने जो ज्ञानशु उत्तरकाशी में बुक किया था, वो थोड़ा मुझे महंगा पड़ गया था, और मैंने जो बरकोट में भी पहले दिन मैंने होटल बुक किया था, ठीक है। तो अगर वो मैं नहीं बुक करता और मैं डॉर्मेट्री बुक करता तो मेरा बजट थोड़ा कम और हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको बजट जो बताऊंगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, ठीक है, और बजट में ट्रैवल करना हो, तो मुझे लगता है कि 18,000 इनफ है 4 धाम की यात्रा में। जो 9 से 10 दिन की जो 4 धाम की यात्रा में आपको समय लगता है, मुझे लगता है कि 17 से 18,000 काफ़ी है, इनफ है। सिंगल आदमी अगर कोई जा रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, खुद की गाड़ी हायर करोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, और सिंगल आदमी कभी भी खुद की गाड़ी थोड़ा ना हायर कर सकता है, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएगा। मेरा भी लगभग 18 उसी में पड़ा है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ा है, कुछ उसी में लमसम सोच सकते हैं 18-19 हज़ार, उससे ऊपर मेरा नहीं गया है। मैंने भी काफ़ी बजट में ही किया है। ऑनलाइन जो मैंने होटल्स बुक किया था उसमें ही थोड़ा बजट ऊपर चला गया था, ठीक है। बाकी जगह तो मैंने फिर डॉर्मेट्री 500-600 में मिल जाती है। ये मैं सितंबर-अक्टूबर में गया, थोड़ा मुझे कम पड़ा। लेकिन अगर आप पीक सीजन में मई-जून में जाते हो, जब 4 धाम यात्रा स्टार्ट होती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बजट ऊपर जा सकता है, क्योंकि उस सीज़न में होटल्स काफ़ी महंगे होते हैं। और ये 4 धाम के अंदर 6 महीने ही होता है। दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज से 4 धाम की यात्रा बंद हो जाती है, सारे जगह मंदिर बंद हो जाते हैं चारों धाम के, ठीक है। तो सितंबर-अक्टूबर सोचते हैं, सब सोच के चलते हैं कि ऑफ सीज़न है, लेकिन सितंबर-अक्टूबर केदार बद्री के लिए ऑफ नहीं है। यमुनोत्री के लिए ऑफ हो सकता है क्योंकि वहाँ भी उतनी नहीं है, लेकिन केदार बद्री में तो लगता है कि 6 महीना भीड़ रहता है। और केदारनाथ में जब आप गौरीकुंड पहुँचते हो, जितना जल्दी पहुँचोगे उतना आपके लिए अच्छा है रूम लेने के लिए। देर करोगे पहुँचने में तो गौरीकुंड में रूम का रेट भी बढ़ जाता है और रूम मिलता भी नहीं है। क्लॉक रूम तो वैसे मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि गौरीकुंड में क्लॉक रूम नहीं है, लेकिन गौरीकुंड में क्लॉक रूम है। अगर आप गौरीकुंड में सामान रखना चाहते हो तो गौरीकुंड में भी रख सकते हो सामान। गौरीकुंड में भी क्लॉक रूम है, सोनप्रयाग में भी है, सीतापुर में भी है, ठीक है। तो तीनों जगह में बहुत सारे क्लॉक रूम हैं। आपके जितने भारी लगेज है ना, जो आप अपने कंधे पर ढोकर लाते हो, अच्छा है कि आप सीतापुर, गौरीकुंड, सोनप्रयाग किसी भी क्लॉक रूम में रख दो। 100-150 रुपये लेते हैं वो लोग, आपको 24 घंटा 48 घंटा आपका सामान रखेंगे सुरक्षित एकदम। फिर लौट कर अपना आप केदारनाथ से लौट कर आप जो अपना सामान वापस ले सकते हो। तो क्लॉक रूम आपको गौरीकुंड में भी मिलेगा, ठीक है। और बजट तो मैंने आपको बता दिया, 18,000 17,000 में भी आप कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ क्या बार्गेनिंग करते हो। रूम्स होटल्स में तो काफ़ी बार्गेनिंग करना पड़ता है, लोग नहीं मानते हैं। खाने पीने में केदारनाथ में ऊपर बहुत पैसा लगता है, काफ़ी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। बद्रीधाम में भी महंगा, चारों धाम में खाने पीने का चीज़ बहुत महंगा है, हर चीज़। केदारनाथ में आप जाओगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा, पानी 80 रुपये का, पराठा 80 रुपये का,
थोड़ा थोड़ा पेज जो होता है फल का वो 100 रुपये का, चना 60 रुपये का, सब चीज़ बहुत महंगा। जैसे शिकंजी 40 रुपये में वो लोग देते हैं। ऊंचाई पे है वहाँ हर चीज़ घोड़ा गधा खच्चर से ही लेकर जाते हैं, इसलिए दाम तो ज़्यादा रहता है। उससे कोई इतना फ़र्क नहीं होता है, धाम पर जाओगे तो आपको खर्चा होगा ही। बस वही है कि केदारनाथ में जो वहाँ मंदिर मैनेजमेंट उतना ध्यान नहीं देती, उन्हें वो चीज़ देना चाहिए। ऐसे उन्हें यही इंश्योर करना चाहिए कि जो भी श्रद्धालु उतने किलोमीटर 25-26 किलोमीटर थक कर ऊपर आते हैं तो उन्हें अच्छे से दर्शन हो जाए, लाइन सही से लगे, लोग व्यवस्थित ढंग से लाइन में भरें। और सबके बाकी जगह आप देख लो, काशी विश्वनाथ में कोई लाइन में बीच में घुस सकता है क्या? कितना अच्छा वहाँ पुलिस का मैनेजमेंट, मंदिर का मैनेजमेंट रहता है। और भी कहीं पे भी इंडिया में किसी भी धाम पे आप चले जाओ, सब जगह मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। पुलिस जवान रहते हैं, किसी को बीच में घुसने नहीं देंगे। लोग एकदम प्रॉपरली लाइन में ही रहते हैं, लाइन तोड़ नहीं सकते हैं, बीच में नहीं घुस सकते हैं। ये नहीं कि बीच में पैसे दे दिया और बीच में घुस गए, आराम दर्शन कर लिया, बाकी पीछे लोग खड़े हैं पागलों की तरह। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो चलिए, अब ये इस ब्लॉग का मैं अभी यहाँ पे अब एंड करना जा रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, आपको आपकी 4 धाम यात्रा में आपको ये बहुत काम आएगा और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, अब इस ब्लॉग का मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, बाय।